बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो भी डिस्कशन करेंगे पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर वापस आते हैं। लियारी गैंग वार का मरकजी किरदार उज़ैर बलोच पाक फौज की तहवील में। उज़ैर बलोच पर हसास मालूमात गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को फराहम करने का इल्जाम है। उज़ैर बलोच किससे राबिते में था, पीपल्स पार्टी क्या करेगी और किस किस पर हाथ पड़ेगा। मेरे दोस्तों को चौधरी निसार ने अगवा कराया, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, आसिफ जरदारी का इल्जाम। आसिफ जरदारी कहते हैं चौधरी निसार बेबस हैं तो ओहदा छोड़ दें। कुलभूषण यादव को फांसी की सजा के बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में पहली अहम मुलाकात। कुलभूषण का मामला और पाक इंडिया ताल्लुकात। साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला भी फट पड़े, कहते हैं कि कश्मीर के मामले पर भारत तबाही की जानिब बढ़ रहा है। वक्त आ गया है कि कश्मीर पर अमरीकी सालिसी कराई जाए। ये भी कह डाला कि भारतीय जमहूरियत खोखली है। काबीना का इजलास, अहम फैसले। नए गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली गई। क्या इलेक्शन की तैयारी हो रही है? असल कहानी है क्या पनामा पर भी बात हुई? दावे धरे के धरे रह गए, तिजारती खसारा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात ने हुकूमती कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल दिया। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलो। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद रहते हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारा साथ देते हैं इजहारुल हक साहब, और साथ ही साथ खावर घुमन साहब भी शामिल डिस्कशन होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि कुलभूषण की सजाए मौत के फैसले के बाद एक और अहम गिरफ्तारी अमल में आई है। उज़ैर बलोच को पाक फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक उज़ैर बलोच पर हसास मालूमात गैर मुल्की एजेंसी को फराहम करने का इल्ज़ाम है। आरिफ निज़ामी साहब से पहले बात करते हैं। निज़ामी साहब, उज़ैर बलोच ने गद्दारी का एतराफ़ कर लिया है और साथ ही साथ उसने ये भी एतराफ़ किया है कि उसके कुलभूषण के साथ भी राबते थे, क्या कहेंगे? जी, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है मेरे ख्याल से, क्योंकि उज़ैर बलोच को जो जहाँ तक हम जानते थे कि ये एक गैंगस्टर है, लियारी गैंग, और 2001 में इसने नाज़िम का इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम हुए उस इलेक्शन में। उसके बाद ये इनके वालिद साहब थे, फैज़ू मामा को ट्रांसपोर्टर थे, उनके बेटे हैं, वो मारे गए, तो ये एक गैंग में शामिल हो गए। अब्दुर्रहमान डकैत कोई थे उनके गैंग में, जी। फिर वो मारा गया पुलिस मुकाबले में, तो ये सबसे बड़े गैंगस्टर बन गए। 20 लाख सिर्फ फिशरीज से भत्ता वसूल करते थे। बिल्कुल। इनका पीपल्स पार्टी के हमायदीन से भी माजी में तो कम से कम तल्लक बताया जाता है, लेकिन ये बतौर गैंगस्टर तो हमें मालूम था कि भत्ता और बाकी क्राइम्स वगैरह में, कत्ल और इस किस्म की चीज़ों में, लेकिन अब ये पता लगा कि ये तो बहुत बड़े जासूस थे। और यानी ये जो नाम आया वो ईरानी इंटेलिजेंस कोई अफसर थे जिनको ये बाकायदा उनके सोर्स थे, और उनके एक दोस्त ने उनको वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है उनकी, उनको ईरान की सिटीजनशिप और तेहरान में क़याम की भी की थी। तशवीशनाक इसलिए है कि मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ तो उज़ैर बलोच जो है हमारे, तो इट इज़ नॉट न्यूज़ ये है कि क्या ईरान जो है वो भी हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, और वहाँ वो हमारे मुल्क में जासूसी कर रहा है। यानी वो कहते हैं कि कोर कमांडर कराची, नेवल कमांडर कराची, उनकी जो मालूमात हैं वो उनको फराहम की जा रही थी। जी। तो एक तरफ तो मसला ये है कि ईरान के फिर कुलभूषण यादव के से भी कनेक्शन मिलते हैं कि वो भी वहाँ बेस थे। सही। अब दूसरी बात जो है कि ये पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली तो हम कहते हैं कि आइसोलेटेड है, लेकिन अगर दूसरे अंदाज से देखें तो क्या हम हर तरफ से दुश्मनों की रेशा दवानियों का शिकार है? मसलन है कि ईरान हमारा इस्लामी बरादर हमसाया, वो यहाँ साजिशें कर रहा है, वो यहाँ से जासूस रिक्रूट कर रहा है। इंडिया तो रॉ यहाँ एक्टिव
है ही। अफ़गानिस्तान की NDS जो है वो भी माशाल्लाह यहाँ कहते हैं कि बड़ी एक्टिव है। सही। तो मकसद है कि हमारे सारे हमसाए जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक किस्म के यहाँ पे स्पाइज एट लार्ज हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे जो हैं बिल्कुल सही, वो इस सूरत हाल से आगाह होंगे। अब इसमें कितनी स्पिन है, कितनी हकीकत है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है कि ईरान का नाम जो बीच में है ना, ये उसके फ़ौरन बाद हुई जबकि सऊदी अरब के साथ हमारे रवाबात बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये इसके बावजूद इसके कुछ फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी हैं कि हम कहे जा रहे हैं कि जी हम गैर जानबदार हैं, हम किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, खराब होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अपनी सिमत मुतय्यन कर ली है, और उसने उस मुशरक वस्ता जो कि ईरान, सीरिया, इराक वगैरह के खिलाफ है, निज़ामी साहब मेरे ख्याल इसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। इजहारुल हक साहब क्या समझते हैं उज़ैर बलोच की जो गिरफ्तारी है किस सियासी जमात के लिए खतरा है? देखिए जी, चमन तक आ गई दीवारें जिंदा हम न कहते थे। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले जब राहील शरीफ के सऊदी अरब में जाने का हुआ था मसला, तो मैंने इस खाकसार ने ये पॉइंट उठाया था कि कुछ पड़ोसी ममालिक जो हैं वो उनका भारत की तरफ झुकाव है, और अगर हम उनकी दिल्ली के सफारत खाने की मतबूआत पढ़ें, जो इत्तफाक से मैं पढ़ता रहता हूँ बाकायदगी के साथ, तो उनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। अब ये जो थे उज़ैर, ये जहाँ गए वहाँ, और कोई हाजी नासिर साहब थे, उन्होंने उनको एक ईरानी अफसर से मिलाया, और उस ईरानी अफसर ने कहा कि मैं डुअल नेशनैलिटी, दोहरी शहरियत तुम्हें दूंगा बशर्ते कि तुम मुझे कराची की सिक्योरिटी के हालात और वहाँ के जो फौजी अफसर हैं, ओहदेदार, उनके जो नाम और पते बताएं। अब देखें, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, चीन है या तुर्की, तो हम ये तस्वर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा पड़ोसी है, हमारे एक सदियों से हमारे रवाबित हैं। मुगलों के ज़माने में तो ईरान से इतने लोग आए यहाँ पर कि उसकी कोई हद ही नहीं। हैदराबाद, दक्कन में अभी तक एक ईरानी गली मौजूद है। सही। मुगलों के दरबार में मलिक शुअरा जो था वो हमेशा वहाँ से आता था। साहिब आया, फिर अबू तालिब कलीम आया, फिर तालिब हमदानी आया। तो लेकिन हमें ये इसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। और अब एक यहाँ ये सवाल पैदा होता है जिसकी तरफ मोहतरम निज़ामी साहब ने भी इशारा किया कि कुलभूषण का जो मसला था, क्या ये मुमकिन है कि ईरान उसमें उसको पता हो? हम ये कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ऑन आवर टोज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। हर तरफ से हम घेरे में हैं। जहाँ तक आपने पार्टी का पूछा है, तो बदकिस्मती से हर कमो बेश हर सियासी पार्टी के लड़ाका, उसका जो अस्करी विंग है, और गैंगस्टर भी उनके साथ हैं। कौन सी पार्टी है जिसके साथ गैंगस्टर नहीं है? लेकिन मैं ये नहीं समझता, मैं यहाँ खुशगुमानी से काम लूंगा कि उसके जो रवाबित थे दूसरे मुल्कों से जासूसी के, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी उनमें फरीक थी या उनमें शामिल थी। ठीक है, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी पार्टी लेवल पर मुल्क के खिलाफ साजिश कर सकती है। ठीक है, घुमर साहब आप क्या कहेंगे? मेरा इस पे अगेन थोड़ा सा डिफरेंट, जी मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं पढ़ता कि ये जो उज़ैर बलोच है, इसका ताल्लुक, इसका राब्ता ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ था या नहीं था, अफगानिस्तान NDS के साथ था या नहीं था, या वो मुल्क के अगेंस्ट कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था या नहीं था। मेरा सवाल ये है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एज ए जर्नलिस्ट, एक शख्स जिसके खिलाफ 50 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उसने कत्ल गारत में हिस्सा लिया, उसने रेंजर्स के लोगों को मारा, वो भत्ताखोरी में शामिल है, उसने कराची से मिलियंस की तादाद में उसने पैसे इकट्ठे किए। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा लीडरान जो उनके घर जाकर दावतें खाते रहे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ कि हमारी जो रूटीन की अदालतें हैं उसको आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाई? क्या वजह बनी कि पाकिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स को ही उसको टेक ओवर करना पड़ा? निज़ामी साहब ने कहा ये टाइमिंग है, बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग को तो साइड पर रखें, सवाल यही है कि क्या हम इसी तरह करते रहेंगे? क्या इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
क्या उसने MQM के लोगों के नाम लेके ये नहीं कहा था कि ये दुबई के अंदर आके बैठ के जो रा के लोगों के साथ मिलते हैं, रिमान मलिक का नाम क्या नहीं लिया था? इस सवाल का मैं दूंगा जवाब। क्या रिमान मलिक के साथ उनके रबाबत नहीं है? वो तो हमारे मुल्क में मौजूद है, उसने बयान दिया हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड दिया हुआ है। ठीक है, वो तो हमारे मुल्क में ही मौजूद है। घुमन साहब, आपका कमेंट आ गया। जी, मैं सिर्फ इतना कहना है, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जी घुमन साहब, हम मिसिंग पर्सन की तरफ चलेंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो 3 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, उसके ऊपर हम आएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लेकिन इस गुफ्तगू को भी घुमन साहब हम जारी रखेंगे। अभी 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्टेड लोगों को उठाया गया। हमारा ये मसला नहीं है कि उनको क्यों उठाया, हमारा ये मसला नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के है। हमारा मसला सिर्फ इतना है कि जो आइन के अंदर एक शिक डाली गई कि जिनको भी पकड़ा जाएगा उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, मगर उस शिक की, उस आइन के आर्टिकल की बगैर किए हुए परवाह इन लोगों ने ये इक़दाम किए। और हुकूमत की क्रिमिनल खामोशी जो अभी तक है, जो बिल्कुल खामोश हैं, जो न पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ज़बरदस्त एहतजाज किया है। खुर्शीद शाह साहब ने भी और साथ ही साथ वज़ीर आला से मुराद अली शाह साहब ने भी। अच्छा निज़ामी साहब, एक बात तो वो ठीक करते हैं कि हुकूमत क्यों खामोश है, हुकूमत को बोलना चाहिए, कोई जवाब देना चाहिए, क्या कहेंगे? सारी बात ही वो ठीक कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर हुकूमत ने उठाया नहीं उनको जी, तो वो क्या जवाब दें? सही बात यह है कि सिर्फ जो बात करने की है कि हुकूमत हमारी जो है वो जब ऐसी मसला होता है कि एक पार्टी के कारकुन या लीडर उठाए जाते हैं, तो अगर उनको नहीं भी मालूम तो दे शुड, इट इज़ देयर जॉब टू फाइंड आउट कि क्या हुआ है। जैसे पहले भी हमने कहा कि ये तो लगता है कि इनको इंटेरोगेशन के लिए तरीका वारदात ये है कि पहले इनको गिरफ्तारी नहीं, जब डाली नहीं गई तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने कौन सी अदालत के सामने पेश कर रहा है उनको? बिल्कुल सही। उनको उन्होंने निचोड़ना है, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, टारगेट कोई और है। अब जरदारी साहब जो है वो चौधरी निसार अली खान पर ही बरसे हैं, उन्होंने कहा वो साजिश में शरीक हैं, उन्होंने गिरफ्तार कराया। दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नाअहल हैं कि वो इनको रिकवर नहीं कर रहे। तो दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार जो हैं वो भी तमाशा देख रहे हैं और वो लच्छेदार बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन जहाँ तक वज़ीर दाखिला का कोई दबदबा या उनका कंट्रोल अपनी महकमे पे, वो मुझे उस तरह नज़र नहीं आता। और वैसे भी नज़राती तौर पे जो चौधरी निसार अली खान हैं वो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के सख्त मुखालिफ हैं और कभी उन्होंने ये बात छुपाई नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बरंजा बरंज रखते हैं मामला, लेकिन जहाँ तक जरदारी साहब का तल्लक है वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ से सख्त मायूस हूँ, वो उन्होंने मुझे हर मौके पे इस्तेमाल किया और अब उन्होंने मेरा बिल्कुल साथ छोड़ दिया हुआ है और वो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, इजहारुल हक साहब क्या समझते हैं, वज़ीर दाखिला को नहीं चाहिए कि वो जरदारी साहब की इस मौके पर मदद करे और उनके साथियों को तलाश करे? जरदारी साहब ने ये जो फरमाया है कि चौधरी निसार ने अगवा कराया है, तो उन्हें सबूत देना चाहिए इस बात का। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं, उस दिन निज़ामी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया था कि जब हम कहते हैं कि हुकूमत ने का ये काम है, तो हुकूमत से क्या मुराद है? क्या हुकूमत से मुराद सिर्फ सिविल सेगमेंट है जो इस्लामाबाद बेस्ड है, या एजेंसियां हुकूमत में शामिल हैं, या रेंजर्स हुकूमत में शामिल है, या एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है? ये हमें वाज़े करना पड़ेगा। अगर तो ये एजेंसियां और जो ज़ेली इदारे हैं, हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ये हुकूमत में शामिल नहीं हैं, तो फिर जो बाकी हुकूमत रहती है उसके बस की ये बात नहीं है कि वो इन कामों में पड़े। अगर हुकूमत में दमखम हो तो वो इस तरह करे जिस तरह के अभी खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि आइन में लिखा हुआ है
और ये बिल्कुल गलत बात है कि जब मौजूद हैं अदालतें तो एक शेडी किस्म का, एक डाउटफुल किस्म का, एक मशकूक किस्म का काम करके हुकूमत भी और एजेंसियां भी और जितने इदारे हैं, मुकद्दस इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है? सही। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब का जो इस ज़िमन में वावेला है वो दुरुस्त है, जायज़ है। ठीक है, घुमन साहब क्या समझते हैं, कम से कम कोई जवाब, कोई तसल्ली, कोई सफाई तो देनी चाहिए ना हुकूमत को? देखिए समारा, इसके पीछे एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। शायद निज़ामी साहब मेरे आर्गूमेंट को बाय करें। वो ये है कि देखिए, अगर पनामा केस के फैसले की सूरत में किसी शक्ल में प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर उनको डी सीट या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सबसे बाअसर शख्सियत जो मुझे नज़र आती है, मैं जो इस्लामाबाद में रह के पार्लियामेंट को देखता हूँ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखता हूँ, कि पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस है वो है चौधरी निसार। तो अब ये हो क्या रहा है, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से जो बात चल रही है कि अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब जाते हैं, उसके बाद यकीनी तौर पर जो है चौधरी निसार साहब का जो एक जो विद इन पार्टी जो इन्फ्लुएंस होगा आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो टारगेट कर रहे हैं डायरेक्टली चौधरी निसार को। कभी उनका इस्तीफा मांगते हैं, कभी वो ये कहते हैं ये नवाज शरीफ के आस्तीन के चौधरी निसार अली इतने बासर नहीं जितना आप कह रहे हैं। नवाज शरीफ के जो आस्तीन का और निसार अली खान की शहबाज शरीफ से दोस्ती है, ठीक है, बहुत है, लेकिन वो कभी इसके अलावा ख्वाजा आसिफ से बोलचाल बंद है, आधी कैबिनेट उनके खिलाफ है। बिल्कुल, मियाँ कई दफ़ा रिजाइन करने की धमकी भी दे चुके हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ के जानशीन होंगे, तो मैं आपको आज ये पत्थर पर लिख के दे देता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि चौधरी निसार को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर जो उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है, फर्ज करें कोई और भी शख्स आता है, तो चौधरी निसार का वहां पे रोब और दबदबा काफी ज्यादा होगा। पार्लियामेंट के अंदर वो काफी ज्यादा उनका एक पहलू मैंने पेश करना है। आसन इकबाल के नाम निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टारगेट इनको कर रही है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग वो राना अफजल का भी नाम ले रहे हैं, वो शेखपुरा से हैं। जी वो नहीं, वो बहुत ही, वो तो बिल्कुल ही क्या कहूं। चौधरी निसार साहब इज एन ऑड मैन आउट। देखिए, जो भी इस वक्त नून लीग की जो ज़ुआमा हैं, जो उनके बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे आप गौर करें तो वस्ती पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। ख्वाजागान को देख लें, आबिद शेर अली को देख लें, डार साहब को देख लें, आसन इकबाल साहब को देख लें। चौधरी निसार इज़ द ओनली पर्सन जो वस्ती पंजाब की पट्टी से नहीं है। इसलिए ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टी में इन्फ्लुएंशियल हैं। बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूं। वो मुद्दतों वो तो वज़ीर आज़म से भी नहीं बोलते। तो मैं समझता हूं कि अगर पनामा के बाद कोई वज़ीर आज़म को जाना पड़ा तो आई डोंट थिंक चौधरी निसार साहब विल बी एनीवेयर। लेकिन इस जो आदमी गुम हुए हैं और जरदारी साहब ने चुका है, मेरा ख्याल है इसको पनामा के साथ जोड़ना जो है ना, ये एक बहुत लॉन्ग शॉट है, शायद ये रैशनल ना हो। ये नहीं है, आपके नजदीक दूर की कोड़ी है। इंडिपेंडेंस है ना पार्टी के अंदर, ये दूर की कोड़ी लाने का मतलब नहीं। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि जी चौधरी निसार साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दें। आपको याद होगा जब ये धरने के दिनों थे, उसके बाद वो आपको याद होगा कि चौधरी एतजाज़ अहसन ने जब टारगेट किया चौधरी निसार को, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा रोका कि चौधरी निसार साहब को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कीजिएगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये बात आपको मानना पड़ी कि नून लीग के अंदर अगर कोई दबंग एक लीडर है वो चौधरी निसार है। अगर पार्टी को, आपको पता है वो हफ्तों नाराज हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर के लिए वो। गुमन साहब, मैं सिर्फ ये इजाफा करूंगा कि निसार अली एक ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, अपराइट आदमी है, और शायद उन लोगों में शामिल है जो खुशामद नहीं करते इक़्तिदार के ऐवानों में। तो वो उनकी जो जाती सिफात है अपनी जगह पे, लेकिन उनकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि शदीद किस्म की नरगिसियत का शिकार है। वो नरगिसियत उनकी एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन सर उसकी वो जो नवाज शरीफ का दरबारी कल्चर है उसमें फिट नहीं होते वो। सही। अच्छा उसमें एक और भी चौधरी निसार साहब की खसूसियत है ना कि वो नून लीग के वो वाहिद लीडर है, कम से कम जो मैं देख रहा हूं, कि जिन उन्होंने कभी कर्जे माफ नहीं करवाए, उनके खिलाफ मैंने कहा वो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, केस अभी के खिलाफ भी है, लेकिन उन्होंने हो सकता है फिर इसी वजह से वो नवाज शरीफ साहब को पसंद ना हो। नहीं, ये बात नहीं है, ये लंबी बहस है। अच्छा ठीक है। अच्छा निजामी साहब, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगला टारगेट जो है, अगर हम मिसिंग पर्सन की तरफ आते हैं तो अगला टारगेट जरदारी साहब हैं। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल नजर आ रहा है? देखिए जी, ये जरदारी साहब इज अ फ्लिप काइंड ऑफ अ थिंग। आपने देखा होगा, कल हमने डिस्कस किया था जी कि वो
सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले बलूचिस्तान का जिक्र किया, फिर सिंध का जिक्र किया। लेकिन ना जरदारी साहब जो हैं उनकी जुमला खराबियाँ जो हैं वो हमेशा उनको एक नेगेटिव अंदाज से देखते हैं। सही। लेकिन वो एक नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लाहौर आके बिलावल बैठे हुए हैं या उससे पहले जरदारी साहब बैठे हुए हैं, वो पंजाब में कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक कौमी सतह पर हुकूमत बनाएं। सही। सिंध में उनकी एक आप कह लें इजारादारी है कि वो हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन ये गनीमत है क्योंकि अगर सिंध में MQM जो है वो, मैं तो अभी भी उनको 5th कॉलम समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि MQM पाकिस्तान का ऊँट भी किस करवट बैठेगा। ठीक है। तो इन हालात में वो पाकिस्तान का दम भरते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब को एक हद से ज़्यादा दीवार से लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही। या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बताएंगी। और मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे भी कर रहा हूँ कि जरदारी के साहब के बारे में जो मुख्तदर इदारे हैं उनकी भी सोच यही है। उनकी भी सोच यही है, बिल्कुल। आर्मी चीफ और वजीर आजम की पहली मीटिंग हुई है नाज़रीन कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद, और इसके अलावा कैबिनेट इजलास भी हुआ है। उसमें क्या क्या बातें हुई इस पर भी बात करेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे आर्मी चीफ और वजीर आजम की पहली मीटिंग हुई है कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद। निज़ामी साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस मीटिंग को? ये आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग कोई क्या सराहियाँ आई हैं जो मीडिया में आई हैं, क्योंकि ना तो ISPR ने कोई उस पर जारी किया, कोई प्रेस रिलीज ना ही या ट्वीट आई है, ना ही वजीर आजम के दफ्तर की जानब से ताहाल। तो ये मीटिंग्स होती रहती हैं और आर्मी चीफ ने उनको यकीनन कोई चीज़ें जो बताई होंगी, हम सेकंड कैसे कर सकते हैं कि जो सरहदी सूरत हाल है, जो कुलभूषण के हवाले से है, और कुछ हमारे जो और दफाई मामला आते हैं, कुछ ये भी हो सकता है जनरल राहील शरीफ की जाने के बारे में हो सकता है, और इस किस्म की जो ऑपरेशनल चीज़ें, कोएलिशन सपोर्ट फंड के भी कभी मामला चल रहा है, अमेरिका से तल्लुकात का भी मामला है। सही। तो काफ़ी हैवी एजेंडा है। आपको अगर माजी में चले जाएँ तो आपको याद होगा कि जनरल राहील शरीफ के होते हुए तो बहुत ज़्यादा मियां नवाज शरीफ की और आर्मी चीफ की मुलाकात होती थी, और उसमें और इसमें अब एक बड़ा फ़र्क आ गया। अच्छा। आई विश आई कुड शो इट टू, हम अपने नाजरीन को दिखा सकते एग्जैक्टली कि वो उनको बराबर बैठाया जाता था ऐसे। सही। अब मियां नवाज शरीफ और जनरल साहब जो हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, वो आमने सामने बैठते हैं। उस किस्म की जो वो प्रोटोकॉल गलत था अब सही है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग तो आर्मी चीफ जो है वो वज़ीर आज़म के ताबे होता है। ये और बात है कि हमारे यहाँ जो सिविलियन कंट्रोल ओवर आर्म फोर्सेस का असूल है वो क्योंकि गवर्नमेंट से होकर रह गया, और इस दौर में भी आर्मी चीफ एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं सिक्योरिटी मामलात में भी और हमारे खारजा महाज पे भी। ये जो सारा मामला ठीक कराया ना दुनिया अरब के साथ, उसमें मौजूदा आर्मी चीफ का एक कलीदी रोल है। सही। ठीक है, इजहार साहब क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं इस मीटिंग को आप? देखिए, इस मीटिंग में जाहिर है कि जो बर्निंग इश्यूज हैं आज के, कुलभूषण का है, राहील शरीफ का है, वो होगा। लेकिन ये देखें कि दूसरे मुल्कों में आर्मी चीफ की और हुकूमत के सरबराह की इस तरह 1-to-1 मीटिंग्स बहुत कम होती हैं या होती नहीं हैं। सही। क्योंकि आर्मी का जो चीफ होता है वो वजीर दिफा को और उससे पहले सेक्रेटरी दिफा को जवाबदेह होता है। अब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जब हमारी वजीर खारजा नहीं है और हमारी हुकूमत, अभी घुमन साहब शिकायत एक रोना रो रहे थे कि उज़ैर बलोच को इतने अरसे इतना उसके पास 7 केस थे, उसके अगेंस्ट क्यों नहीं पकड़ा गया। जब हमारे इदारे सिविल के काम नहीं कर रहे, हमारी वजारत खारजा नहीं काम कर रही, तो वैक्यूम जो है ना, वो देखें, वो मुनीर न्याजी ने कहा था कि तख्त खाली नहीं रहा करता, उस पर कोई ना कोई ज़रूर बैठता है। तो जहाँ भी वैक्यूम होगा तो वो फिर आर्मी आ जाएगी। इस लिहाज से ये सिर्फ हमारे यहाँ है कि इस किस्म की मीटिंग्स जो हैं वो प्रोमिनेंस इख्तियार करती हैं। जो नॉर्मल जमहूरी मुल्क हैं उनमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आर्मी का चीफ जो है वो हुकूमत के सरबराह को मिले। ठीक है, क्या कहेंगे घुमन साहब? देखिए, वो जो मैं तो कुछ लोगों से बात की है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, और बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं जो इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है
कि डिसीजन को इस तरह वहाँ पे जो बातचीत हुई है वो यही है कि हाउ टू रीच टू अफगानिस्तान। इंडिया के साथ जो अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें फ्लेयर अप हुई हैं, तो वो भी है कि थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल तरीके से इसको हैंडल किया जाए, मतलब बजाय इसके कि हम इसको बिल्कुल एक ऊपर लेके जाए, सारे इसको बढ़ा दिया जाए, इसको टून डाउन किया जाए, कहीं किसी ना किसी लेवल पे एंगेज किया जाए इंडिया को। और ईरान के साथ जिस तरह बात की कि ईरान के साथ भी जो एक काइंड ऑफ लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट आपका हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल देखिए फॉरेन पॉलिसी लेवल पे पाकिस्तान को बड़े सीरियस किस्म के मसले मसाइल हैं। रीजनली तो हम इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारी आइसोलेशन चलो है ही है, अमेरिकन के साथ हमारी आज तक वो नहीं बन पा रही। रीजनल लेवल पे हमारे जिस तरह शुरू में निज़ामी साहब ने कहा कि हमारे सारे जो हमसाया ममालिक हैं किसी के साथ भी हमारा वो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं है। आपके ईस्टर्न बॉर्डर्स पे आपकी फौज इंगेज है, वेस्टर्न बॉर्डर्स हमारे पुरसकून हुआ करते थे, वहां पे अब उससे भी ज्यादा आपको फौज इंगेज करना पड़ रही है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि जी NDS सारा कुछ सारे जो इश्यूज चल रहे हैं, अब ये सारी चीज अंडर डिस्कशन हुई है। और यकीनी तौर पर देखिए पाकिस्तान की अब हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान आर्मी की एंगेजमेंट रही है पॉलिसी मेकिंग लेवल पे, खारजा और दिफाई जो पॉलिसीज है उस पर उनका इनपुट बहुत ज्यादा रहा है। लिहाजा ओवरनाइट चीजें शिफ्ट तो नहीं होंगी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे जो स्टेट्समैन है वो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे, हमारे इदारे थोड़े स्ट्रेंथन होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, करते हैं कि अच्छा हो। जी जी बिल्कुल। नई गैस स्कीमों पर आयत पाबंदी को खत्म कर दिया गया है, साथ ही साथ कम आमदनी वाले तबकात के लिए हाउसिंग स्कीम के मंसूबे पर भी एक कमेटी बना दी गई है। निजामी साहब क्या कहते हैं, इलेक्शन की तैयारी? बात यह है कि क्योंकि पनामा का साया बड़ा गहरा हो चुका हुआ है, सही, ये तो एक बात है कहने की, लेकिन ये हुकूमत शुरू से ही इलेक्शन मोड में है। इनका हर मंसूबा जो है ये नहीं कि मुल्क में गुर्बत जो है या तालीम या जहालत कम करने के लिए या पानी जो सोशल सेक्टर है उसको इग्नोर करके ये डेवलपमेंटल सेक्टर जो है ना, जिसमें ट्रेनें और सड़कें और मोटरवेज और आजकल वो ऑरेंज लाइन का बखेड़ा पड़ा हुआ है, वो सब इलेक्शन ओरिएंटेड है। अब देखिए जो गैस का मामला है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक, आइन के तहत जो गैस जहाँ से पैदा होती है उसका सूबे का वो तो महरूम होकर बैठा हुआ है। यहाँ हम नई स्कीमें जो बैन की हुई सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आ रहे हैं, गैस भी दो, बिजली भी दो, किसी तरीके से डंग टुपाओ काम करो। हम आगे बात करेंगे कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत क्या है, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था निज़ामी साहब इस पे जी अच्छा निज़ामी साहब, वो देखें ये हुआ ये है कि आपकी जो मुस्लिम लीग नून है ये पहली दफ़ा जो है आपने 4th ईयर में चले हुए हैं, तो इनको अभी समझ नहीं आ रही कि 4 साल किस तरह कंप्लीट करते हैं और 5वां साल हमने किस तरह कंप्लीट करना है। तो आजकल तो काफी पैनिक हुए हैं, पनामा का इशू तो है ही है, लेकिन क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस 4 साल या 5 साल खत्म, तो लिहाजा उस तरह का आप देखेंगे कि पैनिक मोहम्मद साहब ये यहाँ एक बहुत बड़ी फैलेसी है कि अगर पनामा का केस का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा तो उनकी हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये 5 साल पूरा करने चाहते हैं तो ये कर सकेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता कि डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही, मियां नवाज शरीफ साहब तो इजहार साहब ऑपोजिशन पार्टीज तो बेचारी वादों और दावों के ऊपर ही इत्तेफाक करती हैं, जबकि वो कर नहीं पाए असल में। जी, जबकि रूलिंग गवर्नमेंट जो है इस तरह के पैकेजेस अनाउंस करती रहती है। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, क्या समझते हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि ये पनामा हमारे आसाब पर सवार है, हर चीज़ का ताल्लुक पनामा के साथ, हर चीज़ का ताल्लुक पनामा के साथ। मेरा ख्याल है ये कोई मुतवाज़िन तर्ज फिक्र नहीं है। मैं यहाँ बात करूँगा कैबिनेट मीटिंग में जो कम आमदनी वाले तबकात के लिए हाउसिंग स्कीम तैयार उसका अनाउंस हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मजाक है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर हाउसिंग की मौजूदगी में वो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो जो मनसूबाबंदी के वजीर हैं जनाब आसन इकबाल, वो किस हवाले से दे रहे हैं हाउसिंग पर ब्रीफिंग, ये बात समझ में नहीं आती। मेरी इतला ज़ाती ये है कि वजीर हाउसिंग जो है वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन बुध के दिन मिनिस्ट्री में तशरीफ़ लाते हैं, तो उससे जो काम हो रहा है वो आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि PHA बनाई थी, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। उसने क्या काम किया है कि अब ये जो नई स्कीम बनाई है, इससे पहले हाउसिंग फाउंडेशन बनी है। हाउसिंग फाउंडेशन ने 2008 के बाद किसी को प्लॉट अलॉट नहीं किया और जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हुए उनमें से कुछ इंतकाल भी फरमा गए हैं। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मुद्दतों इजलास ही नहीं होते। तो ये जो पनामा के साथ तो नहीं जोड़ना चाहिए, इलेक्शन के साथ जरूर जोड़ना चाहिए। हाउसिंग स्कीम पहले कोई उनकी परफॉर्मेंस रही है, देखें इस मुल्क में ऐसे ऐसे प्राइवेट इदारे मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं प्रॉपर नाउन का इसमें मारिफा का नाम नहीं लेता, ऐसे ऐसे इदारे, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हाउसिंग को नया कंसेप्ट दिया है। ठीक है, हाउसिंग
की नई नई शक्लें दिखाई हैं और मुल्क में बहुत हद तक बड़े शहरों में ये मसाइल हल किए हैं, बिल्कुल सही, उनसे हुकूमत क्यों नहीं फायदा उठाती? उन्हें हुकूमत कहे और अपने रूल और कवानीन जो हैं, जो रेड टेप बहरहाल ये नौकरशाही है, उसको एक सब कुछ इलेक्शन स्टंट है, आप इतना प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने दें। इतना सीरियसली ना लें, ये इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन स्टंट है। बिल्कुल, आवाम को इलेक्शन के करीब एक लॉलीपॉप दिया जाता है, यही तो मैंने अर्ज किया, यही मैं अर्ज कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल ठीक है। मौजूदा हुकूमत का नारा है नाज़रीन के कर्ज उतारो मुल्क संवारो। ये नारा इन 4 सालों में कितना सच साबित हुआ या इसके उलट हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। जी हाँ, हुकूमत के बुलंदोबांग दावे के पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो चुका है। तमाम दावे ठुस हो गए हैं। निज़ामी साहब, तिजारती खसारा इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, बल्कि मुल्क की जो है वो इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। क्या किया इन 4 सालों में हुकूमत ने? सिर्फ कर्ज ही लिया? ये अभी एक IPR है, ये हुमायूं अख्तर साहब ने एक अदारा बनाया हुआ थिंक टैंक, अच्छा काम करता है जी। और ये हालांकि इनके भाई इस वक्त चेयरमैन तकरीबन एडवाइज़र हैं, यानी जो FBR है उनके कंट्रोल में। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के सिम्टम्स को ठीक किया जा रहा है, अंदर से हवा का हवा बिगड़ा हुआ है और वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तरफ तो कशकोल तोड़ने का दावा किया जाता है, दूसरी तरफ हमारे जो कर्जे हैं वो तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। इसके बावजूद के तेल की कीमत कम है, सर्कुलर डेट जो है गर्दिशी कर्जे वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। अच्छा, 20 लाख जवान जो हैं वो इस रिपोर्ट के मुताबिक वो जॉब मार्केट में आते हैं, सही, उनकी मुलाजमत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप फिर अंदाज़ा करें आप कि इस वक्त जो हमारा डेफिसिट है वो जो है IMF से हमने माना था सालाना हदफ, उसको हम पूरा नहीं कर पाए, करंट अकाउंट का भी और जो फिजिकल डेफिसिट भी है। यानी कि सबसे बड़ी बात है जो GDP ग्रोथ का हम दावा कर रहे हैं कि 5% हो जाएगा, वो उससे आधी भी नहीं भी हो सकी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो फिर सबसे बड़ी बात है जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, वो हमारी GDP ग्रोथ की जो हमारी GDP है उसकी 15% है। अब आप मिसाल मैं आपको देता हूँ, चीन में ये 46% है, भारत में 32% है, वियतनाम जैसा मुल्क में 28% है। तो मतलब है कि ये 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए और ये कभी कहते हैं हम एशियन टाइगर बना देंगे, कभी कहते हैं हम कशकोल तोड़ देंगे, और अब इनके दावे जो हैं वो अभी आखिरी बजट जो है इनका पेश करने जा रहे हैं ये, क्योंकि मेरे ख्याल से अगले बजट से पहले तो शायद इलेक्शन हो ही जाएंगे अक्सर यकीनन। तो उस सूरत हाल में ये इलेक्शन बजट होगा, इसमें भी हाथ किस्म की स्पेंडिंग होगी और कोई मामला कंट्रोल में नहीं आ सकता। सही। इजहार साहब, मौजूदा हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि बरामदात बढ़ाई जाएंगी, दरामदात कम करेंगे, तिजारती खिसारे को भी कम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। पिछले साल की माली साल की जो पहली सेमाई थी उसमें भी 14%, उससे पहले साल की निस्बत कम थी बरामदात। हम सब जानते हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है मुल्क से, कराची से सरमायादार भाग गए हैं, हमारी थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सर्विसेज सेक्टर में हैं, गुड्स सेक्टर जो है हमारा वो बहुत नीचे जा रहा है। मलेशिया ने सेकंड होम स्कीम शुरू की थी कि इतना सरमाया आए तो हम आपको पासपोर्ट देंगे, उसमें 2011 तक 600 सरमायाकार पाकिस्तान से जा चुके थे। 2011 के बाद कितने गए होंगे? बांग्लादेश में हमारे बहुत से सरमायाकार जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं। देखें, जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रही है वो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर की बड़ी हिम्मत है। मुझे कराची के एक बहुत बड़े प्रोडक्शन के इदारे ने बताया कि एक बहुत बड़ा इदारा है आइकिया को उन्होंने पिछले साल 5 अरब की एक्सपोर्ट की है। ये उस हाल में है कि हुकूमत उसे सपोर्ट नहीं कर रही। आप हमारे यहाँ देखें कि किस तरह वो श्रीलंका में मार्क्स एंड स्पेंसर जो एक बहुत बड़ा इदारा है बेचने वाला, उसने श्रीलंका में अपना कारखाना लगाया हुआ है, इंडिया में कारखाने लगाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी वजह है प्रोडक्शन के नीचे होने की, कारखानादार की हौसला शिकनी की, सरमायादार के भागने की, वो है लॉ एंड ऑर्डर।
दूसरा यह है कि हमारी जो बिजली की पॉलिसी है, हमारी जो टैक्स की पॉलिसी है, वो उनको कोई श्योरिटी नहीं देती। दूसरे मुल्कों में ये पॉलिसियां एक एक साल, दो दो साल पहले बताई जाती हैं। इसमें नाकस, हमारे यहाँ ये नाकस, तो सरमायादार और इन्वेस्टमेंट करने वाला को भी शामिल कर लेना, लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी जगह पे अपने आप को, तो वो कैसे कारखाने लगाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा सुमेरा, जब बात करते हैं ना, इजहार साहब कह रहे हैं ना कि इजहार साहब कह रहे थे कि गुमन हर वक्त रोना रोता रहता है और मीडिया का काम ही एज ए वॉच डॉग है, हमने तो यही बताना है कि जी किस सेक्टर में क्या खराबियां हो रही हैं। तो मुझे हर रोज अगर रोना पड़ेगा इस मुल्क के जो सारे जो हालात को सामने रखते हुए, मैं हर रोज ये रोना टेलीविजन पे आके रोना रहूंगा। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो अभी जो लेटेस्ट उसकी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये रिकॉर्ड हो गया ट्रेड डेफिसिट, ये 38.8% तक पहुंच गया है। ये जो पिछले 9 मंथ्स के अंदर ये कोई 23 बिलियन का ये डेफिसिट चला गया है। अब इसके पीछे हो क्या रहा है, वजह क्या है? बेशक इजहार साहब की अपनी राय है, मेरी ये राय है, जब हुकूमती फैमिली जो पंजाब को रन कर रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट को रन कर रही है, उनके तमाम के तमाम खानदान के जो लोग हैं एक केस के अंदर इन्वॉल्व है, लेवल ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्यों मुल्क के अंदर लोग आपको टैक्स नहीं दे रहे, क्यों आपका जो टैक्स पेयर्स हैं वो कम हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जब लोगों को यह इंप्रेशन मिलता है कि इनके अपने बच्चे बाहर सेटल हैं, इनकी अपनी जायदादें बाहर हैं, इनके अपने बिजनेसेस बाहर हैं, तो ये हमसे टैक्स क्यों लेते हैं? इनको पता है कि कल को हालात खराब हुए तो ये कि जहाज में बैठ के तीसरे मुल्क चले जाएंगे, तो आपका जो इन्वेस्टर है वो उसी मुल्क के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा ना जहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। कौन पागल आपके मुल्क में आकर लेगा जब पता होगा कि यहाँ का जो हमारा जो है, जब भी मौका मिलेगा ये मुल्क से बाहर चला जाएगा। बिल्कुल करना चाहूंगा कि टैक्स ना देने या देने की बात क्या है। जी हमारा जो असेंबली है उनमें जागीरदार बैठे हुए सब या बिजनेसमैन, वो टैक्स देना ही नहीं चाहते। सही, ठीक है ना। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 18-20% होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा है। ठीक, तो मतलब है अगर आप इस किस्म की हमारी पॉलिसियाँ होंगी और उनको तब्दील करने की कोशिश ही नहीं होगी, इनका मतलब कहने का ये है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो असेंबलियों में बैठा है और वो एक ऐसा रो कल्चर बिजनेसमैन का भी है। हम इंडस्ट्री की ना के पहिए को चला सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है, और साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बदनाम है ज़माना, जिसको बुरा कहते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में $25 बिलियन थी, अब $19 बिलियन है जी। इंपोर्ट का बिल हुए आसमान से बातें कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया हो तो हम किस तरफ जाएंगे? जी गुमन साहब जी, देखिए सर, सिंपल सा फार्मूला है। आपकी जो कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो बैठ रही हैं। आपका ज़राइत जो है, जो मेन स्टे है, आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कहते हैं कि आपके जो 60-70% आपकी आबादी है वो उसकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, वो पिछले 5 साल से नेगेटिव में जा रही है। ये हुकूमत के अपने आदादो शुमार है। तो ये चीजें वो हैं जो हुकूमत वक्त ने इनको इस पे लेना। लेकिन फिर भी आज जो सेनेटर इसाक डार साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम 2030-40 इकोनॉमी से आगे चले जाएंगे। इजहार साहब ये बताइए कि ये बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ से स्टूडियो से निकल के MM आलम रोड पे जाऊंगा तो नई नवीली कारें, DHA में रौनक, नए नए फैशन, गाड़ियों की मांग ऊपर जा रही है, मोटरसाइकिलों की मांग ऊपर जा रही है। लगता है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, एक जो मायार ज़िंदगी जो है आपको बेहतर नज़र आता है, सड़कों पर रेल पर ज़्यादा नज़र आती है। तो ये क्या बात है? कोई मुल्क में 2 इकोनॉमी चल रही हैं इजहार साहब? जी इजहार साहब जी, आरिफ निज़ामी साहब, ये बड़ी दिलचस्प रीडिंग है। किसी ने कहा था कि हमारे मुल्क में एक तरफ कारों की तादाद ज़्यादा हो रही है और दूसरी तरफ गदागरों की तादाद ज़्यादा हो रही है। इन दोनों की रफ्तार में एक ही शरह से इजाफा हो रहा है। जो हमें चमकती कारें नज़र आती हैं, देखें 20 करोड़ के मुल्क में ये बहुत कम हैं। 2% होंगे या 5% होंगे, और वो भी इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर में हैं। आप ज़रा बाहर जाकर तो देखें, यहाँ से इस्लामाबाद से या लाहौर से 1 घंटे की ड्राइव पर बाहर जाएं, आपको असल इकॉनमी नज़र आएगी। एक और फैक्टर की तरफ मैं इशारा करना चाहता था, वो लॉ एंड ऑर्डर है। देखें कराची में फैक्ट्री में जो आग लगी जिसमें एक सियासी पार्टी इन्वॉल्व है, उसके अलावा आप भत्ता फैक्ट्री, बिल्कुल, जहां डॉक्टर भी भाग रहे हो, कारखानादार किस तरह कारखाना लगा सकता है जब उससे भत्ता मांग रहे हैं लोग और हुकूमत उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। पुलिस जो है वो दूसरों के साथ मिली हुई है। तो कहां की प्रोडक्शन और कहां की कारखानादारी? बिल्कुल सही। गुमन साहब, फाइनल कमेंट दे दीजिए, फिर मेरे क्लोजिंग की तरफ जाना है।
नहीं, मेरा देखें उस पे उसके जो है कि किसी भी हुक्मरान जो है, किसी भी मुल्क के अंदर जो हुक्मरान तबका है, उनको अपने आप को सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। जमहूरियत की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, उसमें शफाफियत है, उसमें अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, एहतसाब होना चाहिए। शफाफियत नहीं है। हमारे जो सारे, अभी निजामी साहब ने कहा ना, पार्लियामेंट में बैठे हैं लैंडलॉर्ड्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके टैक्स की रेशो देख लें, उसमें चंद एक लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। तो जब तक हुक्मरान तबका अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा अकाउंटेबिलिटी के लिए और इस मुल्क के साथ अपनी पूरी की पूरी हमदर्दी जाहिर नहीं करेगा। निजामी साहब क्या समझते हैं, शफाफियत नजर आती है कहीं आपको? नहीं, कहीं भी शफाफियत नहीं है। देखिए ना, बात ये एक और भी बात है इकोनॉमी का। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी एक बुनियादी इशू है कि डेट सर्विसिंग, डिफेंस स्पेंडिंग जो शायद ज़रूरी है हमारे लिए, जी ठीक, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। जब तक मैं तो ये बात बड़ी बबांग दौल कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट रहेगा, ये इक़्तिसादी तौर पे तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया बदल गई है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स ड्रिवन पॉलिसीज जब तक हम नहीं बनाएंगे, हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, रॉ और खाड़ और सही। इसका मतलब है कि कहीं भी शफाफियत नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, ताजिर हुकूमत है, एक तरफ इसको इस तनकीद का सामना करना पड़ता है, दूसरी तरफ ये हुकूमत ताजरों को ही चूना लगा रही है। अपने तीनों एनालिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आरिफ निजामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह।